जब संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे विश्वसनीय प्रशांत सहयोगी यह तय करता है कि 7 दशकों की रणनीतिक अधीनता ने अपनी सीमा पार कर ली है और निरंतर निर्भरता पर स्वायत्तता को चुनता है, तो क्या होता है? इस सवाल का जवाब आज सुबह निर्णायक रूप से मिल गया। जापानी प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा ने टोक्यो की अमेरिका जापान सुरक्षा संधि से तत्काल वापसी की घोषणा की और अगले 24 महीनों के भीतर एक स्वतंत्र परमाणु निरोधक क्षमता विकसित करने की जापान की मंशा की पुष्टि की। यह घोषणा कोई बातचीत की रणनीति नहीं थी और न ही वॉशिंगटन से रियायतें हासिल करने का प्रयास। यह एक ऐसे राष्ट्र द्वारा एक सोचा समझा रणनीतिक निर्णय था जिसने यह निष्कर्ष निकाला कि अमेरिकी संरक्षण स्थायी अधीनता की दीर्घकालिक कीमत के लायक नहीं रह गया है। 1945 के बाद पहली बार जापान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपनी खुद की भूमिका को परिभाषित करना चुन लिया है। यह चुनाव पर्ल हार्बर के बाद से प्रशांत क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण भूराजनीतिक बदलाव का गठन करता है। लगभग कारण वॉशिंगटन की बढ़ती मांग थी। जापान को निर्देश दिया गया था कि वह चीन को रोकने के व्यापक प्रयास के हिस्से के रूप में अपने क्षेत्र में 40,000 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने को स्वीकार करते हुए रक्षा खर्च को जीडीपी के 5% तक बढ़ाए। टोक्यो की प्रतिक्रिया स्पष्ट थी। जापान अपने आर्थिक आधार या अपने सबसे बड़े व्यापारिक साथी के साथ संबंधों को खतरे में नहीं डालेगा ताकि एक ऐसे संघर्ष में अमेरिका के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस के रूप में कार्य कर सके जो मुख्य रूप से जापान के बजाय अमेरिकी हितों की सेवा करता है। इस निर्णय के पीछे का आर्थिक तर्क सीधा है। चीन लगभग $180 अरब वार्षिक मूल्य के जापानी निर्यात का लगभग 24% अवशोषित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा केवल 19% है। फिर भी वॉशिंगटन ने मांग की है कि जापान अमेरिकी रोकथाम रणनीतियों की सेवा में आनुपातिक आर्थिक और सुरक्षा जोखिम उठाए। जब गठबंधन सदस्यता की लागत उसके लाभों से अधिक हो जाती है, तो सबसे विश्वसनीय साथी भी अंततः वर्चस्व वाली वफादारी पर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देते हैं। जापान के नेतृत्व ने निष्कर्ष निकाला कि यह सीमा अपरिवर्तनीय रूप से पार हो चुकी है। सुरक्षा विचारों ने इस निष्कर्ष को और मजबूत किया। अमेरिकी सुरक्षा गारंटी जापान को अमेरिकी वैश्विक प्राथमिकताओं से प्रेरित संघर्षों में भाग लेने के लिए बढ़ती मात्रा में बाध्य कर रही है, न कि जापान की क्षेत्रीय सुरक्षा जरूरतों के लिए। वॉशिंगटन ने टोक्यो पर ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करने का दबाव डाला है। इस वास्तविकता के बावजूद कि चीन की किसी भी प्रतिक्रिया का असर ज्यादातर जापानी क्षेत्र पर ही पड़ेगा, जबकि अमेरिकी मुख्य भूमि अछूती रहेगी। जापानी रणनीतिकार एक बुनियादी रणनीतिक वास्तविकता को समझते हैं। चीन को एक तटस्थ जापान पर हमला करने का कोई प्रोत्साहन नहीं है। यह गठबंधन में उलझाव है, तटस्थता नहीं, जो जापान को उन संघर्षों में एक फ्रंटलाइन लक्ष्य में बदल देता है जहां उसके अपने हित गौण हैं। परमाणु आयाम जापान की युद्ध पश्चात रणनीतिक संस्कृति के साथ सबसे नाटकीय विराम का प्रतीक है। अमेरिकी विस्तारित निरोधकता की विश्वसनीयता खत्म हो गई है क्योंकि चीन की परमाणु शक्तियां प्रभावी समकक्षता तक पहुंच गई हैं। वाशिंगटन अब विश्वसनीय रूप से परमाणु उत्क्रमण की धमकी नहीं दे सकता जब चीन की प्रतिकारी कार्रवाई अमेरिकी शहरों को जोखिम में डाल देगी। इसके विपरीत जापान के पास पहले से ही तकनीकी क्षमता है कि वह अपनी स्थिति तेजी से बदल सके। इसके मौजूदा प्लूटोनियम भंडार सैद्धांतिक रूप से 6,000 परमाणु वारहेड्स के उत्पादन का समर्थन कर सकते हैं, जो जापान को लगभग रातों रात दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित कर देता है। वह राजनीतिक निर्णय आज लिया गया। जापान परमाणु क्षमता हासिल कर रहा है क्योंकि उसे अब अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर भरोसा नहीं है। परिणाम पहले ही पूर्वी एशिया में कैस्केड कर रहे हैं। अन्य अमेरिकी सहयोगी देख रहे हैं कि जापान ने तत्काल या विनाशकारी दंड के बिना गठबंधन संरचना से बाहर निकल लिया है। दक्षिण कोरिया अब उसी दुविधा का सामना कर रहा है जिसका जापान ने सामना किया। चीन के साथ गहरे आर्थिक एकीकरण को संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए कठोर गठबंधन दायित्वों के साथ संतुलित करना। सियोल में नेता सक्रिय रूप से आकलन कर रहे हैं कि क्या वे भी रणनीतिक अधीनता पर आर्थिक स्थिरता को प्राथमिकता दे सकते हैं। यह डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट पूरे इंडो पैसिफिक में अमेरिकी गठबंधन एकजुटता के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करता है। शुरुआती अमेरिकी प्रतिक्रिया पेंटागन की योजनाओं के भीतर रणनीतिक अव्यवस्था की गहराई को उजागर करती है। चीन को रोकने की अमेरिकी प्रमुख रणनीतियों में से हर एक जापानी ठिकानों, रसद और वित्तीय समर्थन पर निर्भर थी। जापानी सहयोग के बिना पश्चिमी प्रशांत में निरंतर अमेरिकी सैन्य अभियान रसद के मामले में नाजुक और वित्तीय रूप से अस्थिर दोनों हो जाते हैं। जापानी बंदरगाहों और रखरखाव सुविधाओं तक पहुंच के बिना
दक्षिण चीन सागर में सातवां बेड़ा प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर सकता है। चीन की प्रतिक्रिया विशेष रूप से संयमित रही है, जो बीजिंग की स्पष्ट मान्यता को दर्शाती है कि जापान की वापसी एक रणनीतिक जीत का प्रतिनिधित्व करती है, जिसके लिए किसी और कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। चीन को एक शत्रुतापूर्ण गठबंधन सदस्य के बजाय एक तटस्थ जापान मिलता है। चीनी बाजार जापानी फर्मों के लिए खुले रहते हैं, जबकि जापानी क्षेत्र अमेरिकी सैन्य योजना से हटा दिया गया है। बीजिंग ने अपना प्राथमिक उद्देश्य हासिल कर लिया, जापान को एक अमेरिकी फॉरवर्ड ऑपरेटिंग बेस के रूप में तटस्थ कर दिया, बिना एक गोली चलाए या आर्थिक दबाव डाले। जापान के निर्णय के आर्थिक परिणाम पहले ही तेज हो रहे हैं। जापानी कंपनियों को अब चीनी बाजारों और चीनी निवेश पूंजी तक बिना किसी प्रतिबंध के पहुंच मिल जाती है। टोयोटा, सोनी और मित्सुबिशी जैसी फर्में अमेरिकी नियामक व्यवस्था से हस्तक्षेप के बिना चीनी साझेदारों के साथ संयुक्त उद्यम कर सकती हैं। जापानी प्रौद्योगिकी कंपनियां अमेरिकी प्रतिबंधों को ट्रिगर किए बिना पूरे एशिया और अफ्रीका में बुनियादी ढांचे और विकास परियोजनाओं में भाग लेने के लिए स्वतंत्र हैं। पहली बार बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जापानी इंजीनियरिंग फर्मों और वित्तीय संस्थानों के लिए पूरी तरह से सुलभ हो गया है। ये परिवर्तन व्यापार से परे तकनीकी विकास की नींव तक फैलते हैं। जापान रोबोटिक्स, सटीक विनिर्माण और सामग्री विज्ञान में उन्नत क्षमताएं लाता है। ऐसी ताकतें जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बैटरी सिस्टम और नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में चीनी नेतृत्व को सीधे पूरक बनाती हैं। निरंतर चीन जापान सहयोग से दोनों अर्थव्यवस्थाओं में नवाचार को तेज करने की क्षमता है, जबकि अमेरिकी प्रौद्योगिकी एकाधिकार पर निर्भरता कम होती है। यूरोप में प्रतिक्रियाएं दर्शाती हैं कि कैसे जापान की वापसी एशिया से कहीं आगे अमेरिकी गठबंधन प्रबंधन को जटिल बनाती है। नाटो के सदस्य निहितार्थ स्पष्ट रूप से समझते हैं। यदि वॉशिंगटन अपने सबसे स्थिर और सफल गठबंधन साथी जापान की वफादारी बनाए नहीं रख सकता है, तो हर जगह अमेरिकी सुरक्षा गारंटी की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने पहले ही यूरोपीय रणनीतिक स्वायत्तता पहलों में तेजी लाने की घोषणा कर दी है। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ट्ज ने स्वतंत्र यूरोपीय रक्षा क्षमताओं के आसपास चर्चा फिर से शुरू कर दी है। जापान के निर्णय से अमेरिकी सुरक्षा प्रतिबद्धताओं पर अत्यधिक निर्भरता के बारे में यूरोप की लंबे समय से चली आ रही चिंताओं को बल मिलता है। एक खुफिया परिप्रेक्ष्य से यह प्रकरण अमेरिकी रणनीतिक विश्लेषण के भीतर प्रणालीगत विफलताओं को उजागर करता है। व्यापक निगरानी क्षमताओं और निरंतर कूटनीतिक संलग्नता के बावजूद वॉशिंगटन यह पहचानने में विफल रहा कि दीर्घकालिक अधीनता के लिए जापानी सहनशीलता ने अपनी सीमा पार कर ली थी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियां जापान के रणनीतिक कैलकुलस और उसके घरेलू राजनीतिक माहौल दोनों को गलत समझती प्रतीत होती हैं। टोक्यो की घोषणा की हैरान करने वाली प्रकृति अमेरिकी विदेश नीति संस्थानों के भीतर गहरी विश्लेषणात्मक कमियों की ओर इशारा करती है। ऐतिहासिक रूप से गठबंधन से वंचित होने में आमतौर पर शीत युद्ध की बाधाओं के तहत काम करने वाली माध्यमिक शक्तियां शामिल होती हैं। जापान की पूर्ण वापसी, जो रणनीतिक तटस्थता की घोषणा के साथ जुड़ी है, एक मौलिक रूप से अलग घटना का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक प्रमुख आर्थिक और तकनीकी शक्ति है जो निरंतर गठबंधन निर्भरता के बजाय पूर्ण स्वतंत्रता चुन रही है। डेमोन्स्ट्रेशन इथिक महत्वपूर्ण है। अन्य अमेरिकी साझेदार अब देख रहे हैं कि अमेरिकी गठबंधन संरचनाओं से वियोजन तत्काल आर्थिक पतन या सैन्य प्रतिकार के बिना हो सकता है। यदि जापान सफलतापूर्वक स्वतंत्रता चुन सकता है, तो हर अमेरिकी सहयोगी को अब यह पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या मौजूदा साझेदारी राष्ट्रीय हितों की सेवा करती है या मुख्य रूप से अमेरिकी प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाती है। दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और कई यूरोपीय नाटो सदस्य एक घटती हुई आधिपत्य वाली शक्ति के साथ निरंतर संरेखण की दीर्घकालिक लागत और लाभों के संबंध में तुलनीय गणना का सामना करते हैं। वित्तीय परिणाम अमेरिकी रणनीतिक चुनौतियों को और बढ़ा देते हैं। जापान की वापसी उन लागत साझाकरण व्यवस्थाओं को समाप्त कर देती है जो पूरे प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य उपस्थिति को सब्सिडी देती थी। जापान ने पहले अपने क्षेत्र पर अमेरिकी ठिकानों के परिचालन खर्च का लगभग 75% वहन किया था। उस समर्थन को बदलने के लिए प्रति वर्ष $12 अरब के अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी, जो मौजूदा राजकोषीय बाधाओं और प्रतिस्पर्धी वैश्विक दायित्वों के कारण वॉशिंगटन के पास नहीं है। जापान का आंतरिक संवैधानिक परिवर्तन इस बदलाव के पैमाने को रेखांकित करता है। जापानी नेताओं ने सफलतापूर्वक तर्क दिया कि वास्तविक स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक परिवर्तनों की आवश्यकता है,
जो परमाणु निरोधक सहित पूर्ण आत्मरक्षा क्षमताओं को सक्षम बनाते हैं। अमेरिकी कब्जे के दौरान लगाए गए युद्ध के बाद के शांतिवादी संविधान को ऐसे प्रावधानों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है जो जापान को विदेशी संरक्षण के बिना खुद को बचाने की अनुमति देते हैं। यह संवैधानिक बदलाव जबरदस्त जनता के समर्थन के साथ हुआ। व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचा टूटने लगता है क्योंकि इसका केंद्रीय स्तंभ हट जाता है। जापानी भागीदारी के बिना क्वाड ढांचा अपना तारतम्य खो देता है। जापानी सहयोग के अभाव में ऑकस विस्तार योजनाएं अव्यावहारिक हो जाती हैं। अमेरिकी इंडो पैसिफिक रणनीति उन सहयोगियों पर निर्भर करती है जो अब खुलकर सवाल कर रहे हैं कि क्या वॉशिंगटन के साथ संरेखण उनके हितों की सेवा करना जारी रखता है। जापान के प्रस्थान ने पूरे क्षेत्र में व्यापक पुनर्मूल्यांकन शुरू कर दिया है। संदेश स्पष्ट है, यहाँ तक कि सबसे सफल गठबंधन भी तभी तक चलते हैं जब तक उनके लाभ उनकी लागत से अधिक होते हैं। अमेरिकी वर्चस्व सक्षम साझेदारों की स्वेच्छा से अधीनता पर निर्भर था। जब वे साझेदार इसके बजाय स्वतंत्रता चुनते हैं तो सैन्य शक्ति या आर्थिक पैमाने की परवाह किए बिना आधिपत्य वाली प्रणालियां नष्ट हो जाती हैं। जापान का निर्णय द्विपक्षीय विच्छेद से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में ही एक संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है। एक ऐसी दुनिया उभर रही है जिसमें प्रमुख शक्तियां एक एकल आधिपत्य केंद्र के अधीनता को स्वीकार करने के बजाय तेजी से स्वतंत्र राष्ट्रीय रणनीतियों का पीछा कर रही हैं। बिना चुनौती वाले अमेरिकी वैश्विक प्रभुत्व के युद्धोत्तर युग का प्रभावी रूप से आज सुबह टोक्यो में अंत हो गया। आगे क्या होगा यह इस बात पर निर्भर करेगा कि अन्य राज्य रणनीतिक स्वायत्तता चुनते हैं या अमेरिकी नेतृत्व की बढ़ती हुई तनावग्रस्त प्रणाली के लिए निरंतर सम्मान। संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर घरेलू प्रतिक्रियाएं उजागर करती हैं कि वॉशिंगटन गठबंधन की वास्तविकताओं से कितना अलग थलग हो गया है। कांग्रेस के सदस्यों ने स्वतंत्रता के दावे के लिए जापान के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंधों की मांग की है। मानव अधीनता को अस्वीकार करने के लिए पूर्व सहयोगियों को दंडित करना गठबंधन बनाए रखने की एक व्यवहार्य रणनीति है। पेंटागन के भीतर अधिकारियों ने निजी तौर पर स्वीकार किया है कि जापान की हानि चीन को रोकने की किसी भी सुसंगत रणनीति को अव्यावहारिक बना देती है। हालांकि सार्वजनिक रूप से वे जोर देकर कहते हैं कि अमेरिकी रणनीति बरकरार है। यह विरोधाभास एक मौलिक वास्तविकता को स्वीकार करने में एक संस्थागत अक्षमता को दर्शाता है। आधिपत्य वाली प्रणालियां स्वैच्छिक संरेखण पर निर्भर करती हैं, न कि जबरदस्ती अनुपालन पर। जापान की घोषणा के समय को रणनीतिक प्रभाव को अधिकतम करने के साथ साथ प्रतिकार के अवसरों को सीमित करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया था। जापानी अधिकारियों ने चीनी समकक्षों के साथ चुपचाप समन्वय किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बीजिंग संक्रमणकालीन अवधि का क्षेत्रीय विस्तार या रणनीतिक उकसावे के लिए दोहन नहीं करेगा। राजनीतिक समन्वय के इस स्तर से जापान की महाशक्ति संबंधों को स्वतंत्र रूप से प्रबंधित करने की क्षमता का पता चलता है। टोक्यो ने दिखाया है कि वह अमेरिकी देखरेख या मंजूरी के बिना जटिल भूराजनीतिक गतिशीलता को नेविगेट कर सकता है। तथाकथित प्रशांत शताब्दी जापान की रणनीतिक स्वतंत्रता की घोषणा के साथ शुरू होती है। बाहरी सुरक्षा गारंटी पर 7 दशकों की निर्भरता के बाद जापान ने निर्भरता पर संप्रभुता चुनी है। लहर प्रभाव दशकों तक वैश्विक राजनीति को नया रूप देंगे। एक ध्रुवीय क्षण सैन्य हार के माध्यम से नहीं बल्कि उन राज्यों द्वारा सामूहिक पुनर्मूल्यांकन के माध्यम से समाप्त होता है जो अब अधीनता को स्थिरता की कीमत के रूप में नहीं देखते हैं। वह प्रणाली जो कभी युद्धोत्तर व्यवस्था को परिभाषित करती थी उसी तरह से घुल जाती है जैसे वह चुनावों से बनी थी। इस बार वे विकल्प पदानुक्रम से दूर और स्वायत्तता की ओर इशारा करते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और एक कमेंट छोड़ें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो यहाँ दिए गए किसी भी QR कोड से मुझे एक कॉफ़ी खरीदने पर विचार करें।